वेलकम टू जीके जीएस जोन। आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट है, यहाँ पे पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। और यहाँ पे चीन की क्रांति स्टार्ट करेंगे, तो इसमें दिया गया है। और चीन क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो चीन में मंचू वंश राजवंश का पतन हुआ कब? तो 1911 में चीन में मंचू वंश राजवंश का पतन हुआ 1911 ईस्वी में। और 1911 के ईस्वी के क्रांति के बाद चीन गणतंत्र शासन की पद्धति स्थापना हुई। 1911 के ईस्वी के क्रांति के बाद क्या हुआ? तो चीन में गणतंत्र शासन की पद्धति का स्थापना हुआ 1911 की क्रांति के बाद हुई थी। और डॉक्टर श्यामतन सेन को 1911 की ईस्वी के क्रांति का क्या कहा गया? तो जनक कहा गया। डॉक्टर श्यामतन सेन को 1911 के क्रांति का जनक कहा गया था, डॉक्टर श्यामतन सेन को। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि डॉक्टर श्यामतन सेन का जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर श्यामतन सेन का जन्म कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में। और 1905 ईस्वी में श्यामतन सेन ने तुंगमेंग हुई पार्टी का गठन किया था। 1905 ईस्वी में क्या हुआ? तो श्यामतन सेन ने तुंगमेंग हुई पार्टी का गठन हुआ था, 1905 में किया गया था। और युवान सीट की काई के समर्थन के श्यामतन सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया था। युवान सीट के काई के समर्थन में श्यामतन सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए, 1911 की ईस्वी की क्रांति के बाद 1912 ईस्वी में समानता तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों के युवान सी काई नामक व्यक्ति ने को चीन का राष्ट्रपति बनाया। युवान सी काई नामक व्यक्ति को चीन का राष्ट्रपति बनाया था। युवान सी काई को चीन का राष्ट्रपति बनाया गया था 1912 में। और 1911 की क्रांति के बाद यह बनी थी। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि श्यामतन सेन 1912 में तुंगमेंग हुई पार्टी का नाम बदलकर कुओमिंतांग रख दिया। 1912 में श्यामतन सेन ने क्या किया? तो तुंगमेंग हुई पार्टी का नाम चेंज कर दिया और कुओमिंतांग रख दिया, कुओमिंतांग। और नेक्स्ट पॉइंट यह करिए कि माइकल बोरोविन नामक रूसी व्यक्ति ने डॉक्टर श्यामतन सेन की कुओमिंतांग पार्टी के प्रमुख सिद्धांत राष्ट्रीयता और लोकतंत्र और समाजवाद बताया था। माइकल बोरोविन एक रूसी व्यक्ति था जो डॉक्टर श्यामतन सेन की कुओमिंतांग पार्टी को राष्ट्रीयता और लोकतंत्र तथा समाजवाद को बताया था। और नेक्स्ट पॉइंट करिए कि श्यामतन सेन है जो इनकी मृत्यु 1925 में हो जाती है, श्यामतन सेन की मृत्यु। और डॉक्टर श्यामतन सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक कुओमिंतांग दिल्ली का प्रधान बना था। चियांग काई शेक कुओमिंतांग दल का प्रधान बना। डॉक्टर श्यामतन सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक दल का क्या बना? प्रधान बना था। और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1921 में चीन, जिसे साम्यवाद पार्टी कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी की इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1921 में किया गया था। और डॉक्टर श्यामतन सेन के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत सारे कम्युनिस्ट कुओमिंतांग दल में शामिल हो गया था। और डॉक्टर श्यामतन सेन के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कम्युनिस्ट कुओमिंतांग दल में शामिल हो गया था। चियांग काई शेक साम्यवादी का विरोधी था और फलतः 1928 ईस्वी तक चलते रहा। चियांग काई शेक साम्यवादी विरोधी दल था और फलतः क्या हुआ? 1928 तक ईस्वी में चलता रहा। 1934 ईस्वी में कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग 1934 ईस्वी में कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग एवं चाओ एन लाई के साथ भागकर क्यांग्शी प्रदेश चले गए थे। 1934 ईस्वी में कम्युनिटी नेता माओ से तुंग एवं चाओ एन लाई के साथ भागकर क्यांग्शी प्रदेश चले गए। और प्रदेश जाने के बाद क्या हुआ कि गृह युद्ध में चियांग काई शेक की हार हो गई और चियांग काई क्या हो गए? हार गए।
21 नवंबर 1949 को माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। 21 नवंबर 1949 को चीन में गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई और माओ से तुंग राष्ट्रपति और चाउ एन लाई प्रधानमंत्री बने। माओ से तुंग क्या बने तो राष्ट्रपति माओ से तुंग बने थे 1949 में और चाउ एन लाई इसके प्रधानमंत्री बने थे। इस प्रकार एशिया के नए साम्यवादी शासन का स्थापना हुई। एशिया में क्या हुआ तो नए साम्यवादी शासन की स्थापना चीन में हुई थी। और डॉक्टर श्यामतन सेन ने 3 सिद्धांत मानते थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय। राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय मानते थे श्यामतन सेन। और माओ से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 में जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। 1949 में क्या हुआ तो माओ से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई थी। और शक्ति बंदूक की नली से निकलती है और अतः पार्टी को बंदूक के अधिकार रखना चाहिए। और माओ से तुंग ने कहा था, माओ से तुंग के द्वारा यह कथन है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है और अतः पार्टी को बंदूक पर अधिकार रखना चाहिए। जॉन हे खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक हैं। जॉन हे जो खुले द्वार के प्रतिनीति का प्रतिपादक है। और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। और चीन के जनवादी गणराज्य के प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था तो चाउ एन लाई। और चीन के जनवादी गणराज्य का राजधानी कहाँ थी तो हुनान थी। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी हुनान। चीन के जनवादी गणराज्य के और चीन में साम्यवाद का उदय के कारण माना जाता है रूसी क्रांति का प्रभाव और चीन में पश्चिमी शक्तियों के प्रति असंतोष और कुओमिंतांग दल के प्रति जनता में असंतोष। कुओमिंतांग दल के प्रति जनता के असंतोष और चीन में आर्थिक विकास और शिक्षा के प्रसार और माओ का नेतृत्व, इनमें से सभी को प्रभावित चीन की क्रांति का प्रभावित माना जाता है। और नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे इटली के फासिस्टों का उदय। तो इस फासिज्म यानी फासीवाद शब्द इतालवी मूल का है। फासीवाद शब्द जो इतालवी मूल का और इसका जन्मदाता मुस्लिनों ने किए थे। फासीवाद का जन्मदाता कौन थे तो मुस्लिनों के द्वारा यह किया गया था। और इसका सर्वप्रथम बेनिटो मुस्लिनी के नेतृत्व में चलाया गया था आंदोलन। इसका प्रयोग सर्वप्रथम बेनिटो मुस्लिनी के नेतृत्व में चलाया गया था आंदोलन। और फासिस्टवाद कट्टर उग्र राष्ट्रीयता का एक ही रूप था। फासिस्टवाद था जो कट्टर उग्र का राष्ट्रीयता का एक रूप था और प्रजातंत्र का विपरीत अर्थ रखता था। फासिस्टवाद था जो प्रजातंत्र का विपरीत अर्थ रखता था और यह एक शासन प्रणाली के रूप में तानाशाही का परिचायक था। एक फासिस्टवाद कट्टर उग्र राष्ट्रीयता का एक ही रूप था और प्रजातंत्र के विपरीत अर्थ रखता था। यह एक शासन प्रणाली के रूप में तानाशाही का परिचायक था। और मुस्लिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमागमा में हुआ था। 1883 ईस्वी में मुस्लिनों का जन्म रोमागवा में हुआ था। और 1915 ईस्वी में वह सेना में भर्ती हो गए और 1917 युद्ध में घायल होने के बाद सैन्य सेवा से अलग हो गए। मुस्लिनी था जो 1917 में एक युद्ध हुआ था और जिसके कारण से वो घायल हो गया और उससे सैन्य सेवा से क्या हुआ तो बर्खास्त हो गया। और मुस्लिनी के आदर्श नायक जूलियस सीजर और नेपोलियन था। मुस्लिनी के आदर्श नायक में कौन कौन थे तो आदर्श नायक के रूप में मानते थे जूलियस सीजर को और नेपोलियन को। मुस्लिनी था जो जूलियस सीजर को अपना आदर्श मानते थे और नेपोलियन को। मुस्लिनी दल का प्रधान कमांडर था। मुस्लिनी दल का प्रधान कमांडर था और जिसे ड्यूस कहा जाता था। मुस्लिनी का क्या कहा जाता था ड्यूस के नाम से बहुत ही फेमस था। कौन तो मुस्लिनी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली के मित्र राष्ट्रों के असंतुष्टि तथा युद्धोपरांत सैनिक के छंटनी से उत्पन्न अराजकता स्थिति को सुधारने के लिए मुस्लिनी ने क्या किया तो भूतपूर्व सैनिकों की मदद से मिलाने का एक संगठन बनाया और जिसे फासिस्ट कहा गया।
फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। फासिस्ट पार्टी के लोग कौन सी कमीज पहनते थे? काली कमीज। फासिस्टों ने रोमन साम्राज्य का प्रतीक को स्वीकार किया था। फासिस्टों ने रोमन साम्राज्य के प्रतीक को स्वीकार किया था। फासिस्टों ने रोमन साम्राज्य को प्रतीक का स्वीकार किया। मुसोलिनी ने पूरी शक्ति को फासिस्ट दल को संगठित किया। फासिस्ट दल का संगठित किया और विश्व में साम्यवाद आंदोलन को कुचलन का वादा किया और इससे उसके प्रति लोगों का समर्थन बढ़ा। और 1921 में चुनाव में उसकी पार्टी कम स्थान मिले। 1921 के चुनाव में क्या हुआ तो उसकी पार्टी को कम स्थान मिले और 1922 ईस्वी में वह काफ़ी शक्तिशाली बन गया और उसे अक्टूबर 1922 में रोम को घेरने का कार्यक्रम बनाया था। मुसोलिनी ने रोम को घेरने का कार्यक्रम बनाया था तो 1922 ईस्वी में और फलतः राजा विक्टर इमैनुअल ने आतंकित हो उसे सरकार में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। एक वर्ष के अंदर में उसने छल बल कूटनीति से इटली का सत्ता का अधिकार कर लिया था और इटली का अधिनायक बन गया और उसके अध्यक्ष इटली शक्तिशाली और समृद्धशाली राष्ट्र बना। मुसोलिनी के शासनकाल में इटली एक शक्तिशाली और समृद्धशाली राष्ट्र बना और मुसोलिनी ने ऋण देकर अल्बानिया को अपने नियंत्रण में कर लिया था। मुसोलिनी ने ऋण देकर इसे नियंत्रण में लाया था तो अल्बानिया को और 25 नवंबर 1927 ईस्वी के हिरना संधि से अल्बानिया को इटली में संरक्षित राज्य बना दिया। 25 नवंबर 1927 ईस्वी को हिरना के संधि के द्वारा अल्बानिया को क्या किया तो इटली के राज्य में संरक्षित राज्य के रूप में बना दिया। और मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रों के विरुद्ध में इटली में फासीवाद का अंत हुआ। तो फासीवाद का अंत कब हुआ तो 28 अप्रैल 1945 ईस्वी में क्या हुआ तो इटली के फासीवाद का अंत हुआ 28 अप्रैल 1945 में। अब जर्मनी में नाजीवाद का उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो नाजीवाद फासीवाद का जर्मन रूप है। नाजीवाद क्या है तो फासीवाद का एक जर्मन रूप माना जाता है और नाजीवाद शब्द हिटलर द्वारा 1921 में स्थापित दल था। नाजी शब्द था जो हिटलर द्वारा 1921 में क्या हुआ तो स्थापित दल नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी के नाम से निकला था। नाजी शब्द निकला था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी से नाम से यह निकला था और इसी दल के संक्षेप में नाजी पार्टी कहा जाता है। इसी दल को संक्षेप में नाजी पार्टी कहा जाता है। और जर्मनी में नाजी दल का उत्थान कौन किया था तो हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था और हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था ऑस्ट्रिया के एक गांव में जो 1889 ईस्वी में हिटलर का जन्म हुआ था और गरीबी के कारण उसकी उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा पूरी नहीं हुई और बाद में हिटलर ने म्यूनिख चला गया। बाद में हिटलर कहाँ चला गया म्यूनिख चला गया और एक चित्रकार बन गया। हिटलर ने म्यूनिख जाकर एक चित्रकार सीखा और प्रथम विश्व युद्ध के समय हिटलर जर्मनी के सेना में भर्ती हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी के सेना में भर्ती हो गया और युद्ध के दौरान असाधारण वीरता के कारण उसे आयरन क्रॉस कहा गया। और युद्ध के दौरान असाधारण वीरता के कारण आयरन क्रॉस कहा गया किसे तो हिटलर को आयरन क्रॉस कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसने असाहस दिखाया और जिसके कारण इसे आयरन क्रॉस नामक अवार्ड मिला। और युद्धोपरांत वर्साई की संधि से उसे काफ़ी दुख हुआ और युद्धोपरांत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो वर्साई की संधि के द्वारा हुआ था 1918 में और उसने इस वर्साई की संधि से क्या हुआ तो उसने दुख उसे हुआ और उसने जर्मन वर्क्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया और उसने वर्साई की संधि से नाखुश होकर उसने जर्मन वर्क्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया और बाद में जर्मन वर्क्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी रख दिया। बाद में क्या किया तो उसने पार्टी का नाम ही चेंज कर दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी के नाम से और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी रखा और यह पार्टी नाजी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध थी। हिटलर ने एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया था। एक राष्ट्र और एक नेता के नारा कौन दिया था तो हिटलर के द्वारा दिया गया था और नाजी दल का प्रचार कार्य गोयाबल्स संभालता था।
नाजी दल का प्रचार का कार्य कौन संभालता था? गोएबल्स। नाजी दल का प्रचार का कार्य संभालता था गोएबल्स संभालता था। गुप्तचर पुलिस है जो जर्मन गेस्टापो के संगठन हिटलर ने किया था। गुप्तचर पुलिस था गेस्टापो का संगठन कौन किया था? तो हिटलर ने किया था। 1923 में ईस्वी में जर्मनी के गैर लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास में वह पकड़ा गया था और तथा उसे सजा हो गई थी। 1923 में जर्मनी के गैर लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता क्या हुआ? पलटने लगा और पलटने के प्रयास में वह पकड़ा गया और उसे सजा हो गया। 1923 ईस्वी में जर्मनी की गैर लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटने के प्रयास किया और वह पकड़ा गया और उसे सजा हो गया और जेल में ही उसने मैन कैंप यानी मेरा संघर्ष किताब लिखा था। हिटलर ने जेल में ही क्या लिखा? तो मैन कैंप नामक पुस्तक लिखा जिसका हिंदी में मेरा संघर्ष के नाम से फेमस है और यह हिटलर की आत्मकथा थी। हिटलर वर्साई की संधि का विरोधी था और अंततः जर्मन ने देशभक्त एवं पूर्व सैनिक अफसर नाजी पार्टी का समर्थन देने लगा। हिटलर को उस समर्थक को फ्यूरर कहा गया। हिटलर के जो समर्थक को कहा गया तो वो फ्यूरर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और हिटलर के अनुयायी वाह पर स्वास्तिक चिन्ह लगाते थे। हिटलर के अनुयायी वाह पर बाएं हाथ पर स्वास्तिक चिन्ह लगाते थे और 4 अप्रैल 1933 ईस्वी को जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। 4 अप्रैल 1933 को जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना किया गया था और हिटलर को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 1933 ईस्वी में अपना प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त किया था। हिटलर को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने जर्मनी के राष्ट्रपति थे हिडेनबर्ग 1933 में अपना प्रधानमंत्री यानी चांसलर नियुक्त किया था हिटलर को। और 1934 में हिटलर जर्मनी के तानाशाह बन बैठा और हिटलर 1934 में क्या हुआ? तो तानाशाह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और 16 मार्च 1955 में हिटलर ने जर्मनी को पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा की और वर्साई की संधि को निरस्त्रीकरण संबंध से सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। 16 मार्च 1955 में क्या हुआ? तो पूरा जितना वर्साई के संधि के द्वारा जितने नियम कानून को सबको तोड़ के रद्द कर दिया। और 16 मार्च ईस्वी में और 24 अक्टूबर 1936 ईस्वी में क्या किया? तो जर्मनी और इटली के संधि हुई और हिटलर ने जापान के साथ एंटी कॉमिंटर्स पैक्ट की हस्ताक्षर किया था। 1936 ईस्वी में हिटलर ने जापान के साथ किया तो एंटी कॉमिंटर्स पैक्ट हस्ताक्षर लागू किया था। और 6 नवंबर 1937 ईस्वी को इटली ने भी पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया और इस प्रकार रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण किया। रोम बर्लिन टोक्यो का धुरी निर्माण किया। और 12 मार्च 1938 को जर्मन सेनाओं के ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया और संपूर्ण ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। 12 मार्च 1938 ईस्वी को जर्मन सेनाओं ने ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया और संपूर्ण ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया और यह हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार बना। 12 मार्च 1938 को जर्मन सेनाओं ने ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया और संपूर्ण ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया और यह हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार बना। और 1 सितंबर 1939 को जर्मन सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। 1 सितंबर 1939 के जर्मन सेना कौन था? जर्मन सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने क्या किया? तो आत्महत्या कर लिया था 30 अप्रैल 1945 को। और नेक्स्ट है जापानी साम्राज्यवाद। जापान के साम्राज्यवाद सबसे पहला शिकार चीन हुआ था। जापान के साम्राज्यवाद में पहला शिकार कौन सा देश हुआ था? तो चीन हुआ था। और 1863 ईस्वी में अमेरिका नाविक पेरी ने अमेरिका के नाविक था पेरी जो बल का प्रयोग कर जापान का द्वारा अमेरिका व्यापार के लिए खोला था। पेरी ने बल प्रयोग करके जापान द्वारा अमेरिका व्यापार के लिए खोला था। अमेरिका के व्यापार के लिए खोला था पेरी ने। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत
मुत्सुहितो ने किया था। जापान के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कौन किए थे? तो मुत्सुहितो के द्वारा, मुत्सुहितो। और 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी थी। 1872 ईस्वी में जापान क्या किया? तो सैनिक सेवा को अनिवार्य कर दिया था। और 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया था। 1905 ईस्वी में क्या किया? तो जापान ने रूस को हराया। और इस युद्ध की समाप्ति में 5 सितंबर 1905 में पार्टी मौत की संधि हुई थी। पार्टी मौत की संधि कब हुआ था? तो 1905 में ईस्वी में हुआ था। और इसमें रूस को हराया था, जिसके कारण पार्टी मौत की संधि रखा था। जापान ने 1931 में अपना साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया था। जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवाद आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। और 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दिया था। 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता क्या कर दिया? त्याग दिया। और पीत आतंक से जापान को संबोधित किया। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया। और द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और हिरोशिमा और नागासाकी के अणु बम गिराए जाने के कारण जापान में द्वितीय विश्व युद्ध का आत्मसमर्पण कर दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का दुश्मन था कौन? जापान। द्वितीय विश्व युद्ध देखते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई थी। और इसका तत्कालीन कारण माना जाता है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। 1 सितंबर 1939 को था। और युद्ध में 6 वर्षों तक चला। और 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण करने के बाद यह युद्ध बंद हो गया था। युद्ध 6 वर्षों तक चला। और 14 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। और इस युद्ध में 62 देशों ने भाग लिया। इस युद्ध में कितना? 62 देश ने। और इस युद्ध को सोवियत संघ, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन तथा अन्य राष्ट्र थे। और इन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता था। रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और चाइना तथा अन्य राष्ट्र हैं जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया। और दूसरा जो धुरी राष्ट्र थी जर्मनी, जापान और इटली ने जिन धुरी राष्ट्र का जर्मनी, जापान, इटली। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ में तटस्थ था, लेकिन जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 में पर्ल हार्बर की आक्रमण किया और किए जाने के बाद मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध करने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभ में तटस्थ था और लेकिन जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 ईस्वी में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किए जाने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध करने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभ में किया था तटस्थ, लेकिन जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किए जाने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध करने लगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और अमेरिका के प्रधानमंत्री फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी के जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल वाय नामक बम गिराया था। लिटिल वाय 6 अगस्त। और 9 अगस्त 1945 के नागासाकी शहर पर फैटमैन था। और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में पराजित द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान कौन था? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना योगदान संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और जर्मनी द्वारा सोवियत संघ का आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा के नाम से फेमस है। ऑपरेशन बारबोसा। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मन रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए और जर्मनी ने रूस पर समझौते का उल्लंघन का आरोप लगाकर जून 1941 में आक्रमण कर दिया। 23 अगस्त 1939 को क्या हुआ? तो जर्मनी रूस पर आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किया, लेकिन जर्मनी ने रूस पर समझौता का उल्लंघन कर दिया।
जर्मनी ने उल्लंघन किया और 1941 में अटैक कर दिया था। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया था। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया था जर्मनी की तरफ से। और इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक कौन दिए थे? तो इंग्लैंड के शानदार अलगाववाद का नीति का विचारक थे सेली सेवरी। सेली सेवरी के द्वारा इंग्लैंड का अलगाववादी नीति माना जाता है। सेली सेवरी को स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ था। स्पेन में गृह युद्ध शुरू हुआ था कब? 1936 में। और संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन था? तो संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। और म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ था। म्यूनिक पैक्ट 1938 में संपन्न हुआ। 15 अगस्त 1945 के एशिया को भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया और जापानी साम्राज्य में आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त 1945 ईस्वी को एशिया में भी क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया और जापान साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। और इसी घोषणा पर 2 सितंबर 1945 को यादों की खाड़ी में अमेरिका युद्ध शुरू पर मित्र राष्ट्रों का सर्वोच्च समूह मैकआर्थर के समक्ष में जापान ने हस्ताक्षर किया और जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया था। जापानी प्रधानमंत्री थे कौन? एडमिरल सुजुकी उस टाइम के, और उसने त्यागपत्र दे दिया। अब पढ़ते हैं इसी के बाद प्राचीन भारत को देखते हैं और एनिशिएंट हिस्ट्री। पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत के बारे में देखते हैं। तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, इसमें साहित्यिक स्रोत भी आते हैं, पुरातात्विक साहित्य और विदेश यात्रियों का विवरण दिया गया। और साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य में। साहित्यिक स्रोत में वैदिक साहित्य पहला आ जाता है, तो इसके अंतर्गत पुराण, महाकाव्य और स्मृति आदि आते हैं वैदिक साहित्य में। और भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? तो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं तो वेद हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? ज्ञान होता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति कहा जाता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति कहा जाता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति कहा जाता है। और वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो वेद व्यास के द्वारा वेद को संकलन किया गया था। और वेद में कुल ऋग्वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद थे, और जिसे ऋग्वेद में ऋग का अर्थ होता। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद थे और ऋग्वेद में ऋग का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र। ऋग का अर्थ क्या होता है? ऋग्वेद में ऋग का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होती है। और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,642 ऋचाएँ। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462। वेद को ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल सूर्य देव को सावित्री को समर्पित है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रा मंडल में सूर्य देवता किसे? सावित्री को। 3रा मंडल में सावित्री को और 9वें मंडल में सोम को। 9वें मंडल में सोम को और 3रा में सावित्री को और 10वें मंडल में शूद्रों को उल्लेख किया गया। 3रा में सावित्री, 9वां में सोम और 10वां में शूद्रों को उल्लेख किया और जिसे पुरुष सूक्त कहा गया। और जिसे क्या कहा? पुरुष सूक्त कहा। और जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में विभाजन किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं, चरणों से
हुआ था। जो ब्राह्मण था मुख से हुआ था, और भुजा से क्षत्रिय हुआ था, और वैश्य था जो जंघाओं से हुआ था, और क्षुद्र था जो चरणों से इसका माना जाता है उत्पन्न। ऋग्वेद इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया था। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया था ऋग्वेद में। वामन अवतार के लिए 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन है? तो ऋग्वेद है। और यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ, और यजुर्वेद में यजुर्वेद के यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताया गया और वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। वैदिक मंत्रों का संग्रह यजुर्वेद में बताया गया जो वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? तो अर्धवायु। ऐसा वेद जिसमें गद पद दोनों शैली सेम होते हैं उसे यजुर्वेद में क्या होते हैं? तो गद पद दोनों सेम होते हैं। और यजुर्वेद के कर्मकांड क्या है? तो प्रधान है। यजुर्वेद में कर्मकांड क्या होते हैं? तो प्रधान होते हैं, और इसमें 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान और संगीत, और इसका यज्ञों के अवसर में पाए जाने वाले मंत्रों या ऋचाओं का संकलन को सामवेद कहते हैं। यज्ञों के अवसर में गाए जाने वाले मंत्रों को संकलन को सामवेद कहते हैं, और इस मंत्रों के गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के जो मंत्रों के गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। इसे सभी संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को सभी संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। और सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ यानी मंत्र, और जिनमें से 75 अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई। जिनमें से 75 से अतिरिक्त ऋग्वेद से लिए गए। और अवेद गंधर्व में अवेद इसका क्या है? तो इसका अवेद सामवेद का अवेद है गंधर्व वेद। और इसकी प्रमुख शाखाएँ कौथुमीय और जैमिनीय और रनायनीय। कौथुमीय और जैमिनीय और रनायनीय इसका क्या है? तो प्रमुख शाखाएँ माना जाता है कौथुमीय, जैमिनीय और रनायनीय। अर्थवेद है, तो अर्थवेद नामक ऋषि के इसके प्रथम दृष्टा दृष्टि से हैं, और इन्हीं के नाम से अर्थवेद कहा गया था। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टि थे अथर्वा नाम से। और अर्थवेद कहा गया कि इसके दूसरे दृष्टि रचयिता अंगिरस ऋषि थे। इसे अर्थम गणेशवेद कहा गया। इसे भैषज वेद भी कहा गया। अर्थवेद को क्या गया? तो भैषज वेद को कहा गया। इसे अर्थवेद को भैषज वेद कहा गया। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख था। अर्थवेद में सती प्रथा का उल्लेख किया गया था। किस वेद में? तो सती प्रथा का प्रथम बार उल्लेख किया गया था तो अर्थवेद में। इसकी रचना सबसे अंत में हुई, और इसमें कुल 20 कांड थे। 20 कांड 731 सूक्त थे, 79-87 मंत्र थे। लगभग 12,000 मंत्र ऋग्वेद से उद्धत थे। यह भौतिकवाद वेद है, और इसमें समान मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों का वर्णन अर्थवेद में मिलता है, और जादू टोना टोटके का उल्लेख किया गया। जादू टोना और टोटके का उल्लेख किया गया अर्थवेद में, और इसे चिकित्सा पद्धति के औषधियों का उल्लेख है। चिकित्सा पद्धति के औषधियों का उल्लेख है किसमें? तो अर्थवेद में। और इसका उपवेद क्या है? तो इसका उपवेद है अर्थवेद का उपवेद होते हैं शिल्प वेद। अर्थवेद का उपवेद क्या है? तो शिल्प वेद है। और इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। आर्य एवं अनार्य का सभ्यता का संस्कृति का प्रभाव दिखाई देती है। अर्थवेद में परीक्षित को कुराओं का राजा कहते हैं। परीक्षित को क्या कहते हैं? कुराओं का राजा कहते हैं। अर्थवेद में परीक्षित को कुराओं का राजा कहते हैं, और इसे सभा और समिति। अर्थवेद में कुराओं का राजा कहा गया किसे? परीक्षित को कहा गया। अर्थवेद में कुराओं का राजा कहा गया,
और इसमें सभा और समिति के प्रजापुत्री के 2 पुत्रियां कहा गया। सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया अर्थवेद में। और कुराओं का राजा परीक्षित को कहा गया। और आर्य और अनार्य सभ्यता किसे अर्थवेद में, और शिल्प वेद इसका उपवेद है। और पृथ्वी सूक्त के अर्थवेद में प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त को अर्थवेद में प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है किसे, पृथ्वी सूक्त को। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया इस ब्राह्मण साहित्य और इनका रचना वैदिक संहिताओं के व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्राह्मण का अर्थ होता है यज्ञ, और अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण का अर्थ क्या होते हैं, तो यज्ञ होते हैं, और यज्ञ के विषयों के प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहलाते हैं। और ऐत्रेय में राजाभिषेक नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। और ऐत्रेय में क्या हुए हैं, तो राजाभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं ऐत्रेय ग्रंथ में। ऐत्रेय शतपथ में गंधार, शैल, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदय आदि राजाओं का नाम का उल्लेख है। शतपथ में गंधार और शैल, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल आदि राजाओं का नाम दिया गया। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, और जिसमें ऋग्वेद के 61 वेद दिए गए, दूसरे साइड ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौस्तुकी क्या है, तो एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय और कौस्तुकी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय और कौस्तुकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौस्तुकी ऋग्वेद के, और शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद में। शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद में। और पंचविंश ब्राह्मण इसे तांड ब्राह्मण भी कहा जाता है, यह सामवेद में। पंचविंश ब्राह्मण को तांड ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, और यह सामवेद में है। और गोपथ है जो अर्थवेद, गोपथ ब्राह्मण है जो अर्थवेद में है। गोपथ ब्राह्मण कौन से वेद में, अर्थवेद में। और नेक्स्ट है अरण्यक। अरण्यक मीन्स होता है जंगल, और अरण्य में पढ़ाए जाने के कारण इसे अरण्यक कहा जाता है। अरण्यक सहित जो अरण्य में यानी जंगल में पढ़ाए जाने का अरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग होते हैं, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन मिलता है। दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान का वर्णन मिलता है अरण्यक में। और अरण्यक टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 7 होते हैं। पहला ऐत्रेय, दूसरा सांख्यान, तीसरा तैत्तिरीय, और चौथा मैत्रेयी, और पांचवा मध्याह्नी, और छठा तातवेद, सातवां छंदोग। अरण्यक में कुल 7 भागों में बांटा गया। और उपनिषद कितने हैं, तो 108 उपनिषद हैं। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उपसमीप में, और निष्ठापूर्वक और सद बैठना। उपसमीप होता है, निष्ठापूर्वक होता है, और सद बैठना होता है। अर्थात दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के लिए उपनिषद का वर्णन किया गया। और गुरु के समीप को निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषद में वर्णन किया गया कि गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, और अपनी आकांक्षाओं को मारकर पूरी तरह से गुरु के समीप बैठना, उसे उपनिषद के रूप में वर्णन किया गया। और इसे उपवेदांत भी कहा जाता है। इसे अरण्यक ब्राह्मण को, अरण्यक साहित्य को वेदांत के नाम से भी प्रसिद्ध है। और क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग होता है, वेदांत होते हैं जो वेद का अंतिम भाग को क्या कहते हैं, तो वेदांत कहते हैं। उपनिषद के मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचना है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचना। उपनिषद में कुल संख्या 108 माने गए, लेकिन प्रमाणिक रूप से 12 उपनिषद हैं। माना गया 108, लेकिन प्रमाणिक रूप से 12 उपनिषद हैं। इसमें केस, केन, कर्ण, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, छंदोग, श्वेतांबर, कौस्तुकी और शंकराचार्य के आरंभिक 10 उपनिषदों को भाष्य लिखा। कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद का वर्णन किया गया है। यम और नचिकेता के संवाद कठोपनिषद। और छंदोग उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत और श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख दिया गया। छंदोग उपनिषद में जो
बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत और श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है छंदोग उपनिषद में। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत और श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है छंदोग उपनिषद में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया और जबलो उपनिषद से 4 आश्रमों का व्यवस्था। 4 आश्रमों का व्यवस्था किससे लिया गया? तो जबलो उपनिषद से। जबलो उपनिषद से 4 आश्रमों का व्यवस्था लिया गया। और ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग करते हैं। ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। और बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्राह्मणिज्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत और याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्राह्मणिज्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है बृहदारण्यक उपनिषद में। और वेदांग जो वैदिक साहित्य के समझने के लिए इसका रचना किया गया था। वैदिक साहित्य के समझने के लिए वेदांग का रचना किया गया था। और वेदांग टोटल 6 प्रकार के होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष क्या है? तो वेदांग है। और शिक्षा में वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का निर्माण किया गया। वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का निर्माण किया गया। और कल्प में ये ऐसे कल्प होते हैं जिनमें विधि एवं नियमों का उल्लेख है। जिनमें क्या होते हैं? तो कल्प में विधि और नियमों का उल्लेख किया गया कल्प में। और वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण जिसमें शिक्षा का निर्माण हुआ है, शुद्ध उच्चारण का निर्माण हुआ है शिक्षा में। और व्याकरण में क्या है? तो इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियमों का बताया गया व्याकरण में। और निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र और यह एक प्रकार की भाषा विज्ञान है। निरुक्त क्या है? तो एक प्रकार की भाषा विज्ञान है जिसमें शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। और छंद में क्या है? तो वैदिक मंत्र के प्राय छंद या छंदबद्ध हैं। और छंद शास्त्र पर पिड़गल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र में उपलब्ध है। पिड़गल मुनि के ग्रंथ है छंद सूत्र। पिड़गल मुनि का ग्रंथ है छंद सूत्र। और नेक्स्ट है छठा ज्योतिष या ज्योतिष का विकास को दिखाया गया। और ज्योतिष में कुल कितने श्लोक हैं? तो 44 श्लोक हैं। और इसका प्राचीनतम आचार्य कौन थे? तो मगध मुनि। ज्योतिष के प्राचीनतम आचार्य कौन थे? तो मगध मुनि थे। और इसमें कितने श्लोक हैं? तो 44 हैं ज्योतिष में। और वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया था। और ऐसे सूत्र जिनमें नियमों का प्रतिपादन किया गया जाता है उसे कल्प सूत्र कहते हैं। और कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला श्रोत सूत्र और दूसरा गृह सूत्र और तीसरा धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र होते हैं। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। और स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी का नियम होते हैं। तो कल्प सूत्र को 3 भाग में बांटा गया। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र के रूप में बांटा गया था कल्प सूत्र को। और स्रोत सूत्र में है जो यज्ञ संबंधी का नियमों का वर्णन किया गया। स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधित। और गृह सूत्र में लौकिक और प्रलौकिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया है। गृह सूत्र में लौकिक एवं प्रलौकिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया है। लौकिक एवं प्रलौकिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया है गृह सूत्र में। और धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया। धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया धर्म सूत्र में। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्ध, बौधायन और अपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम से विशेष उल्लेखनीय है। गौतम धर्म सूत्र का सबसे प्राचीन है। गौतम है जो धर्म सूत्र का सबसे प्राचीन सूत्र है। गृह सूत्र में लौकिक प्रलौकिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया। और धर्म सूत्र में धार्मिक, समाज और राजनीतिक का वर्णन किया गया। और गौतम में धर्म सूत्र का प्राचीन है। पुराण के बारे में दिया गया। तो पुराण शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। प्राचीन आख्यान,
पुराणों की संख्या टोटल 18 होती है। और पुराणों की रचना कौन किए थे? तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवण ने, लोमहर्ष और उग्रश्रवण ने पुराण की रचना किया था। और 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। और अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए। अमर कोश में पुराणों को कितने विषय हैं? 5 विषय में मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत, मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। मार्कंडेय, ब्रह्मांड और वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे, और मत्स्य क्या है? तो सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्राह्मण आदि राजाओं का वंशावली पाए जाते हैं। सामाजिक और संस्कृति अग्नि पुराण में काफी महत्व है। और सर्वप्रथम पारजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा था। सर्वप्रथम कौन पढ़ा था? तो पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा था पारजिटर ने। पारजिटर पुराण संबंधित है। मत्स्य पुराण से कौन से वंश संबंधित? तो शुंग और सातवाहन वंश हैं जो मत्स्य पुराण से संबंधित है। और विष्णु पुराण से मौर्य वंश। विष्णु पुराण से कौन से वंश संबंधित है? तो मौर्य वंश संबंधित है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश। और मत्स्य पुराण से शुंग और सातवाहन वंश। मत्स्य पुराण से शुंग और सातवाहन, विष्णु से मौर्य वंश और वायु से गुप्त वंश। वायु से गुप्त वंश। तो मत्स्य, शुंग और सातवाहन, विष्णु से मौर्य वंश और वायु से गुप्त वंश। स्मृति साहित्य के बारे में दिया है। तो मनु स्मृति, जो प्राचीनतम स्मृति शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति में शुंग और सातवाहन वंश के। और इसकी जानकारी जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है। और इसकी जर्मन दार्शनिक था नीत्शे के द्वारा मनु स्मृति कहा गया है कि बाइबल को जला दो और मनु स्मृति को अपनाओ। जर्मन दार्शनिक नीत्शे के द्वारा कहा है कि बाइबल को जला दो और मनु स्मृति को अपनाओ। और टीकाकार के भारूची, मेघातिथि और गोविंदराज और कुल्लक भट्ट। टीकाकार कहा किसने? तो भारूची, मेघातिथि और गोविंदराज और कुल्लक भट्ट के द्वारा टीकाकार कहा गया। और याज्ञवल्क्य स्मृति जो टीकाकार की है, विश्व स्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराग कहा गया। और नारद स्मृति से दासों की मुक्ति का उल्लेख किया था। नारद मूर्ति ने इसे दासों की मुक्ति का उल्लेख है नारद स्मृति में। और कात्यायन में आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। और बौद्ध साहित्य के बारे में दिया गया। तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है? तो त्रिपिटक। और इसकी कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में रचित किया गया त्रिपिटक को, जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। और इसे पाली भाषा में रचित किया गया। त्रिपिटक में 3 भागों में बांटा गया, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। बुद्ध की शिक्षाओं के संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। और इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण के प्राप्त करने के बाद हुआ था। बुद्ध के मरने के बाद में त्रिपिटक की रचना किया गया था। और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। और निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियों का संग्रह है। निकायों में क्या है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और कहानियों का वर्णन है निकायों में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सी है? तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के और चरित्र के अनेक कथनों का उल्लेखित किया गया है। कथावस्तु में जो हीनयान के प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के चरित्र के अनेक कथनों का वर्णन मिलती है। और नेक्स्ट है जैन साहित्य। और जैन साहित्य जो आगम सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखा गया था। आगम को प्राकृत भाषा में लिखा गया। और जैन आगमों के सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग होते हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। 12 अंग, 12 उपांग, 12 पूर्वा, 12 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की वर्णन किया गया जैन साहित्य में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। और जिसकी रचना कौन किए थे? तो भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना किए थे। भद्रबाहु ने किए थे। और
अचरांक सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। अचरांक सूत्र में क्या है, तो जैन भिक्षुओं का आचार नियम का उल्लेख किसमें किया गया है, तो अचरांक सूत्रों में जैन भिक्षुओं का आचार नियम का उल्लेख किया गया अचरांक सूत्र में। अचरांक सूत्र में और भगवती सूत्र महावीर के जीवन को शैलियों को पर प्रकाश डाला है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन को शैलियों का प्रकाश डाला है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के शैलियों को वर्णन मिलता है भगवती सूत्र में। और जैन ग्रंथों के सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्रकृत जो प्रशिष्ट पर्वन है और जिसकी रचना 12 शताब्दी में हुआ था। प्रशिष्ट पर्वन है जिसकी रचना 12 शताब्दी में हुआ था। और नेक्स्ट है लौकिक साहित्य, जिसे अन्य साहित्य के रूप में कहते हैं। तो ऐतिहासिक रचनाओं का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र में किया जाता है और अर्थशास्त्र का पहला राजनीतिक ग्रंथ इसकी रचना कौटिल्य ने किया था। इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित था। सर अर्थशास्त्र का वर्णन राजनीतिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र क्या है, तो राजनीतिक ग्रंथ और इसका रचना कौटिल्य के द्वारा किया गया था और इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभक्त किया गया था। यह मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण ज्ञान था। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ था अर्थशास्त्र और इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण थे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं का सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कलहन में द्वारा रचित रंगनी का। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं का सर्वाधिक महत्व कश्मीर कवि कलहन द्वारा रचित तरंगिणी में और जिसमें 8 सर्ग हैं। टोटल कितने 8 सर्ग हैं और जिन्हें तरंग कहा गया और इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन और संस्कृत साहित्यों में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास था। एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसे गार्गी संहिता ने इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का वर्णन मिलता है। गार्गी संहिता में क्या होती है, तो यमन भारत पर यवन आक्रमण के बारे में वर्णन मिलती है गार्गी संहिता में। और नेक्स्ट है अष्टाध्यायी जो व्याकरण का प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी जो व्याकरण का प्रथम पुस्तक है और इसके लेखक पाणिनि और इसे पहली लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था और इसमें मौर्य से पूर्व क्या हुआ, तो इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी। मौर्य से पूर्व के इतिहास एवं मौर्य काल के राजनीतिक व्यवस्था का जानकारी मिलती है अष्टाध्यायी में। और 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरबों लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा जिसे फारसी में अनुवाद में चचनामा के रूप में किया। 13वीं शताब्दी में आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा था जिसे चचनामा के रूप में आगे चलकर वर्णन हुआ। और विदेशी यात्राओं से मिलने वाले प्रमुख जानकारी भारत में आने वाले विदेश यात्रियों और लेखकों का विवरण हमें भारतीय इतिहास के जानने में सहायता मिलती है और जिसके यूनानी रोमन अरबी चीनी यात्री सम्मिलित हैं। यूनानी था जो रोमन का एक लेखक था। यूनानी रोमन का लेखक था जो भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण और कोई जानकारी नहीं मिलती है और इसलिए यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोटस नाम मिलता है। सिकंदर के समकालीन राजा कौन था, सेंड्रोकोटस। और यूनानी लेखक स्ट्रेबो और जस्टिन। यूनानी लेखक कौन थे, तो स्ट्रेबो और जस्टिन थे यूनानी लेखक। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोटस कहा था। एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा था और फिलार्कस ने सेंड्रोकोटस के नाम से लिखा था। एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा था और फिलार्कस ने सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लेख है। स्ट्रेबो और डाइकोरस। प्लिनी एरियन नामक यूनानी विद्वान थे जो क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। स्ट्रेबो और डाइकोरस, प्लिनी एरियन। टेरियस यह एक ईरानी राजवैद्य था। टेरियस क्या था, तो ईरानी का एक राजवैद्य था टेरियस। और हेरोडोटस था इतिहास का पिता जिसकी पुस्तक है हिस्टोरिका।
और 5वीं सदी ईस्वी में लिखा गया था। और भारत और फारस शब्द का संबंध वर्णन निरियाकस और आनेसिक्रेटस या अरिस्टोबुलस ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन हैं। निरियाकस आनेसिक्रेटस अरिस्टोबुलस हैं जो सिकंदर के समकालीन, और इसका विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय था। टॉलमी दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। दूसरी शताब्दी में टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी और ज्योग्राफी ऑफ पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी नामक पुस्तक लिखी थी टॉलमी ने। और भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन टॉलमी में मिलती है। और डायनोसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फियस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। डायनोसियस था जो अशोक के दरबार में आया था, और टॉलमी फिलाडेल्फियस के राजदूत के रूप में भारत आया था, और यह अशोक के दरबार में डायनोसियस आया था। और डायमोकस था जो सीरिया राजा अंतियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया था। सीरिया के राजा अंतियोकस के राजदूत के रूप में आया था डायमेकस जो बिंदुसार के राज के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज था जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। 14 वर्षों तक सेल्यूकस निकेटर था जो 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के राज के दरबार में रहा था। और इसकी पुस्तक इंडका से मौर्यकालीन समाज और सांस्कृतिक वर्णन मिलती है। प्लिनी इस पुस्तक के नेचुरल हिस्ट्री और ईसा प्रथम सदी में, और यह लैटिन भाषा में, जिसे भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार और वनस्पति और खनिजों का वर्णन मिलती है प्लिनी में। चीनी यात्रियों का विवरण। भारत आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मत अनुयायी थे। फाहियान था जो यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। और 399 से 14 ईस्वी तक 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया था और गुप्तकालीन भारत की समाज एवं धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया था। फाहियान आया था विक्रमादित्य के दरबार में। और यहाँ से हेनसांग था जो 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और 16 वर्षों तक रहा था भारत में। और 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया और यात्रा विवरण में सीयूकी नाम से प्रसिद्ध थी। सीयूकी के लेखक कौन है? तो हेनसांग है, और जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। सीयूकी बुक में कितने देशों का? तो 138 देशों का विवरण मिलता है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। और हीली जो इसके द्वारा लिखित हेनसांग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास मिलता है। हीली है जो हेनसांग के जीवनी से भी हर्षकाल के इतिहास मिलती है। और मातवानलिन यह हर्ष के पूर्वी अभियान था। मातवानलिन था जो हर्ष के पूर्वी अभियान का वर्णन मिलता है मातवानलिन में। और ईसिंग है जो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री को नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय में भारत की स्थिति के वर्णन मिलता है ईसिंग में। और संयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया था। संयुगन था जो 518 में, और 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया था। संयुगन 518 और 3 वर्ष की यात्रा किया था। और अलवर्नी तो 11वीं सदी के महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अलवर्नी ने पुस्तक तहकीक-ए-हिंद अलवर्नी की पुस्तक था क्या? तहकीक-ए-हिंद। अलवर्नी का पुस्तक तहकीक-ए-हिंद और किताब-उल-हिंद और यह भारत की खोज लिखी थी कौन? तो महमूद गजनवी के साथ आया था अलवर्नी, और राजपूत कालीन समाज और धर्म रीति रिवाज का पर पूर्ण प्रकाश डाला था। अलवर्नी था जो महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर राज ज्योतिष बना दिए थे महमूद गजनवी।
सुलेमान 9वीं सदी में भारत आया था और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा था। प्रतिहार शासक और पाल शासकों के बारे में सुलेमान ने लिखा था। और अल-मसूदी था जो 10वीं सदी में बगदादी यात्रा अल-मसूदी भारत आया था। यह राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। अल-मसूदी है जो राष्ट्रकूट और प्रतिहार को, और पाल और प्रतिहार को सुलेमान भी देता है। राष्ट्रकूट और प्रतिहार को अल-मसूदी जो 10वीं शताब्दी में आया था, और इब्न बतूता था जो 14वीं शताब्दी में आया था 1333 ईस्वी। और दिल्ली पहुंचने पर इसे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता आया था रेल, और इसे यात्रा वृत्तांत पुस्तक में रेहला में यह वर्णन मिलता है। और अन्य लेखक तारानाथ जो कांगीर और तंगीर नामक ग्रंथ लिखा था। तारानाथ था जो कांगीर और तंगीर नामक ग्रंथ लिखा था। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा का विवरण किया था, और पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी बनाया था मार्को पोलो ने। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत का अभिलेख है। अभिलेख शिलाओं में अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 14 ईसा पूर्व में बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिला, और इसमें चंद्र, इंद्र, मित्र, वरुण और नक्षत्र देवताओं का वर्णन मिलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का है जो 300 ईसा पूर्व का लगभग है। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर का निधन था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा उल्लेख का मिलता है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख का वर्णन मिलता है। यवन राजा हेलियोडोरस के बेसनगर से गरुड़ स्तंभ लेख का प्राप्त हुआ था। यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ का होता था प्राप्त हुआ, और जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण मिलता है। गरुड़ स्तंभ से भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण मिलते हैं। और दुर्भिक्षा शब्द सर्वप्रथम सोगौरा अभिलेख में कहा गया था। दुर्भिक्षा शब्द का उपयोग सोगौरा अभिलेख में किया गया था। और एरन अभिलेख जो बराह भगवान के हुनराज तोरमन के लेखक अंकित किया था, और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में मिलती है। भगवान हुनरोज तोरमान का लेखक का अंकित मिलता है, और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है एरन अभिलेख में। और रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख में मिलती है। रेशम बुनकरों की जानकारियाँ अभिलेख मंदसौर अभिलेख में। और DDR भंडारकर ने अभिलेखों का अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास के बारे में लिख दिया था। और अभिलेख और शासक एवं उसके अभिलेख की विशेषताएं दिए गए तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के बारे में मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख है जो रुद्रदामन के जानकारी मिलती है। जो जूनागढ़ रुद्रदामन गिरनार अभिलेख से प्रसिद्ध है। नासिक अभिलेख है जो गौतमी बालाश्री तथा सातवाहनों की उपलब्धि मिलती है। गौतमी बालाश्री और सातवाहनों का वर्णन मिलती है नासिक अभिलेख में। समुद्रगुप्त के दिग्विजयों की जानकारी प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के, और ऐहोल अभिलेख में पुलकेशी ने, मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर के श्रेणियों की जानकारी मिलती है नरेश यशोवर्मन के मंदसौर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज के ग्वालियर अभिलेख में। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त जो हुन का विजय का विवरण मिलता है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के विजय के बारे में। और बंगाल शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख में वर्णन मिलता है। बंगाल के शासक विजय सेन था, उसके देवपाड़ा अभिलेख में। हर्षवर्धन की उपलब्धियों का प्रकाश डाला था बांसखेड़ा और मधुबल के अभिलेख में। हर्षवर्धन के उपलब्धियों पर प्रकाश डाला था बांसखेड़ा एवं मधुबल के अभिलेख में।
और सातवाहनों का उपलब्धियाँ मिलती है बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख में। सातवाहनों वंशों का वो उपलब्धि मिलती है बालाघाट एवं कार्लो अभिलेख में। और शुंगों को उपलब्धियाँ मिलती है किस अभिलेख में, तो शुंगों को उपलब्धियाँ अयोध्या के अभिलेख में। ईरान अभिलेख में भानुगुप्त जो सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है ईरान अभिलेख में। और भैरव अभिलेख में सांगानेर शब्द में खुदे हुए शुंगों द्वारा निर्मित हुआ था। शुंग नरेन शब्द खुदे हुए शुंगों द्वारा निर्मित होते भैरव लिखित स्तंभ में।